हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 है। और हम सभी जानते हैं इस बात को कि ये आरोह भाग एक कक्षा 11वीं में चलती है और आरोह भाग 2 जो है कक्षा 12वीं की पुस्तक है ये। और इसमें भी दो भाग हैं, पद्य भाग और गद्य भाग। तो पद्य भाग को हमने अभी पूरा किया है और साथ में उसके जो भी व्याख्याएं हैं और कवि परिचय बचे हैं तो अगली वीडियो में हम लोग करेंगे। अगला, अब हम लोग गद्य भाग पर आए हैं तो गद्य भाग के भी हमने कुछ पाठ अभी तक तैयार किए हैं और ये 13वां पाठ है। और इसके लेखक है धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती जो हैं उनका एक संस्मरण है हमारे पाठ्यक्रम में, उसका नाम है काले मेघा पानी दे। ठीक है, इसी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह फिर बोलना चाहूंगा आपसे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो विषय से संबंधित नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ में यदि वीडियो में आपको कोई कमी लगे या आपको किसी तरह की कोई विशेष जानकारी चाहिए हिंदी विषय से संबंधित या अन्य किसी विषय से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में मेरे मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। आप चाहें तो इस पर भी मुझे फोन लगा सकते हैं, है ना, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और साथ में lalit.gupta67 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, चाहे तो आप इस पर भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको पढ़ाई से संबंधित ही मिलेंगे। चलते हम लोग पाठ की ओर। तो पाठ है धर्मवीर भारती, इसके लेखक है और काले मेघा पानी दे उनका एक संस्मरण है। इसको देखेंगे। इस पाठ को थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, है ना, फिर इसको हम विस्तार से फिर पढ़ेंगे। पहले देखते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सार्थक। ठीक है, इसमें कौन कितना सार्थक है यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है। इसी दुविधा को लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा का मतलब होता है, पखवाड़ा शब्द का अर्थ होता है 15 दिन की अवधि बीत जाने पर भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी ना हो, अर्थात बरसात ना हो, आषाढ़ के 15 दिन बीत जाने के बाद भी, तो बहुत अधिक समस्याएं खड़ी हो जाती है। खेती के लिए समस्याएं खड़ी हो जाती है, किसानों के लिए समस्याएं खड़ी हो जाती है, और पीने के जो पानी है, पेयजल जो है, उसके लिए समस्याएं खड़ी हो जाती है। और पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण यदि विज्ञान न कर पाए, ऐसी स्थिति में तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है, हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। हम सभी जानते हैं गांव में जब थोड़े समय तक भी पानी न गिरे, पानी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, और यदि समय पर पानी न गिरे तो हम गांव में कई तरह के पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। कई तरह के जो हमारे लोक प्रचलित रीति रिवाज उनको संपन्न करना शुरू कर देते हैं। और हमारा सभी जो गांव के जो सभी लोगों का एक ही लक्ष्य होता है, कैसे तो करके ईश्वर प्रसन्न हो, देवी देवता प्रसन्न हो और पानी गिर जाए। तो इस तरह से और लेखक ने अपने किशोर जीवन के संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पर। अब इस पाठ में बड़ा रोचक पाठ है ये, आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। इस पाठ को पढ़ने में आपको बहुत ही आनंददायक पाठ है, बड़ा रोचक पाठ है। और इसमें बताया गया है कि एक बच्चों की टोली है, उस टोली का नाम है मेंढक मंडली, और वो अपने आप को इंद्रसेना बोलती है और वो घर घर जाती है। और ऐसी भीषण त्रासदी के समय भी लोग उस पर पानी फेंकते हैं, चारों तरफ कीचड़ मचता है। और ऐसे में जो वहां के लोगों का मानना है कि जब घर में यदि पानी नहीं है फिर भी हम पानी दान कर रहे हैं तो ईश्वर प्रसन्न होगा। लेकिन लेखक को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे समय में पानी की बर्बादी होगी जब एक एक बूंद के लिए सब लोग तरस रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा और बहुत रोचक पाठ है, इसी पाठ को हम समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। और उसके बाद इस पाठ को भी यदि हमें लगा आपको कि इसको पढ़ना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इस पाठ को आपको बिल्कुल पढ़ के बिल्कुल अच्छे से समझा भी दूंगा। चलते हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है हमारा। इस एक प्रश्न में पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। वहां की जो लड़कों की टोली थी जो घर घर जाती थी और पानी मांगती थी, उसको मेंढक मंडली किस आधार पर दिया। तो गांव के जो लोग उन लड़कों के नंगे शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाली
कीचड़ से चिढ़ते थे, वहां के लोग इस पूरी प्रोसेस से चिढ़ते थे, है ना, क्योंकि उनके नंगे शरीर, उनकी उछल कूद और उनके शोर शराबे, उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ से चिढ़ते थे। तो वे इन लोगों, जो इन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली कहकर पुकारते। ठीक है, इसी प्रश्न में ये प्रश्न शामिल था, ये प्रश्न भी पहले ही है, इसके ठीक पीछे लिखा हुआ था, ये टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि में जो हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारी परीक्षा में, जो बोर्ड परीक्षा है या जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें पाठ के पीछे से केवल 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है या 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। 2 अंक से बड़ा प्रश्न जो पाठ के पीछे से पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने उसी अंक भार के अनुसार इस प्रश्न को 2 भाग बना दिए हैं और 2-2 अंक के हिसाब से इसका उत्तर भी तैयार किया है। ठीक है, तो हम समझेंगे प्रश्न एक ही है, लेकिन प्रश्न मतलब इस एक के 2 प्रश्न थे, तो ये पहला भाग इसका यहाँ रख के इसका उत्तर लिखा, दूसरे भाग का उत्तर हम यहाँ देखेंगे। ये टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी, है ना। तो उत्तर है, लड़कों की यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर बुलाती। क्यों बुलाती थी, क्या कारण था? क्योंकि इनका कहना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं। वो जो बच्चे हैं उनका मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं और उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरसकर हम सबको पानी दे सके। बच्चों का मानना था कि हम जो ये पूरा जो कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, तो वो अपने आप को इंद्रसेना कहकर बुलाते थे और वो इंद्र की सेना के सैनिक मानते थे और उसी के लिए लोगों से पानी मांगते थे ताकि बादलों के रूप में बरसकर पानी जो है इंद्र भगवान प्रसन्न हो, पानी बरसा इस तरह से। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। जब लेखक ने इस बात का विरोध किया, आपत्ति जताई, तो ऐसे समय में पानी बर्बाद कर रहे हैं जब चारों तरफ पानी के लिए त्रासदी मची हुई है, तो जो उनकी जो बड़ी बहन थी, दीदी थी, उन्होंने इस बात को सही ठहराया कि नहीं, ये जो पानी बच्चों के ऊपर फेंका जा रहा है ये प्रोसेस सही है। क्या है उसका देखते हैं। जीजी के अनुसार मनुष्य के पास जो चीज या जो वस्तु न हो, है ना, जो वस्तु ना हो या जो चीज ना हो और वह उसका त्याग करके किसी और को दे देता है तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। जीजी का कहना था कि मनुष्य के पास जिस समय जो वस्तु न हो, जो चीज न हो, उसकी कमी हो और यदि सामने वाला उसी वस्तु को, उस चीज को मांग ले और वो दे दे उसको, तो उसका अच्छा फल मिलता है। इंद्र सेना ऐसे समय में पानी की मांग करती थी जब लोग पानी के पास, जब लोगों के पास पानी नहीं हुआ करता था, है ना, ऐसे समय मांग करती जब लोगों के पास पानी नहीं हुआ करता था। लोग अपने घरों से निकाल निकाल कर पानी देते थे। अब हम चलेंगे इसके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अब हम आए हैं प्रश्न नंबर 3 पर, देखते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 3 है, पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है ना। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। प्रश्न देखेंगे, उत्तर इसका देखेंगे। गुड़धानी का अर्थ पाठ के संदर्भ में अनाज से है। गुड़धानी का संबंध जो है या जो अर्थ है वो पाठ के संदर्भ में अनाज से है। बच्चे मेघों से पानी की मांग भी करते हैं। इसका कारण यह है कि बारिश से प्यास तो बुझती है पर पेट भरने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है ना, पेट भरने के लिए अनाज की आवश्यकता भी होती है। अतः वे वर्षा के साथ साथ गुड़धानी यानी अनाज की भी मांग करते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। गगरी फूटी बेल पियासा। पियासा का मतलब है प्यासा। इंद्र सेना के इस खेल गीत में बेलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है। ठीक है, तो उत्तर देखेंगे इसका हम लोग, है ना। यदि पानी नहीं बरसेगा तो बेल प्यासे ही मर जाएंगे, है ना। बेलों के बिना खेती संभव नहीं है। किसान तो प्यास और बेलों दोनों के अभाव में ही मर जाएगा। अतः खेल गीत में बेलों का नाम मुखरित हुआ है क्योंकि बेल जो है वो खेती का आधार है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। ठीक है, और है ना, अब हम चले हैं, हम पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 5 पर। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 5 प्रश्न जो है ये 5वां प्रश्न है। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, और इसी के साथ प्रश्न जुड़ा हुआ है
नदियों का भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है ना? नदियों का भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है, ठीक है। तो ये मैंने परीक्षा की दृष्टि से और आपकी सुविधा की दृष्टि से मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2 अंक का ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो और मेरे अनुसार वो इस तरह के अलग अलग तरीके से इस प्रश्न को पूछेगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसीलिए मैंने आपके सामने इसको अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है ना? इंद्रसेना जब वो निकलती है गांव में पानी मांगने के लिए, तो सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है ना? तो देखते हैं, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है, किस लिए बोलती है? क्योंकि भारतीय समाज में गंगा को जीवनदायिनी माना जाता है। भारतीय समाज में गंगा को जीवनदायिनी माना जाता है, उसे एक मां के समान पवित्र माना जाता है, उस तथा उसकी पूजा की जाती है। मेघ भी गंगा से ही पानी लेकर बरसते हैं, है ना? इस प्रश्न का जो उत्तर है, हमने देखा है कि इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? क्योंकि भारतीय समाज में गंगा को जीवनदायिनी माना जाता है और उसे एक मां के समान पवित्र माना जाता है, इसलिए हम कहते हैं ना गंगा मैया, गंगा माता, है ना? तथा उसकी पूजा भी की जाती है। मेघ भी गंगा से ही पानी लेकर के बरसते, क्योंकि पानी हम सभी जानते हैं कि धरती से ही पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर बादल बनकर बादल के रूप में फिर बरसता है। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, है ना? ये 5 का ही दूसरा भाग है, ये भी 5 है, ये भी ऊपर वाला भी 5वां प्रश्न है। नदियों का भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक है ना? और नदियों, हम देखेंगे इसका उत्तर, नदियों का भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है, देखते हैं, है ना? तो जो गंगा नदी है ना? वैसे गंगा नदी के अलावा सभी नदियों के लिए कहा गया इसमें कि गंगा नदी का भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है नदियों का। तो गंगा नदी जो है ना, भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं है, या फिर यहाँ पर जो नदियां हैं, यहाँ की नदियां जो है भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं है, अपितु माँ है, ठीक है ना? यहाँ की नदियां जो है ना, जो भारत की नदियां हैं, यहाँ लिख देते हम लोग, नदियां, है ना, नदियां भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं अपितु माँ है, उसमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल्य जल बहता है ना? उनमें नदियों में पानी नहीं अपितु क्या बहता? अमृत तुल्य जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली है ना? तो भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली है। बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित है ना? हम देखते हैं कि बड़े बड़े जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, बड़े बड़े शहर हैं, है ना, वो सारे के सारे किसके किनारे स्थित है? वो नदियों के किनारे स्थित है। ये हमारी जीवन का आधार है और इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रश्न को एक बार और देखेंगे हम लोग, नदियों का भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। तो जो नदियां हैं, नदियां भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं अपितु माँ है, उसमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल्य जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली है। बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित है। ये हमारी जीवन का आधार है, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस तरह से हमने ये पाठ, हमारा जो काले मेघा पानी दे, पूरा किया। और इस पाठ का पूरा सारांश और पूरा मर्म यही है कि मनुष्य के पास जो विषय वस्तु नहीं होती है, जो चीज नहीं होती है, फिर भी यदि उसे दान करेगा तो ईश्वर उस पर प्रसन्न होगा और उसे बड़ा चढ़ा करके लौटाएगा। तो ऐसे समय में जब चारों तरफ पानी के लिए भीषण त्रासदी मची हुई थी, इंद्रसेना घर घर जाती, पानी मांगती, और फिर उसके बाद जब लेखक को ये थोड़ा गलत लगा तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं आपको कि विश्वास की भी एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा
विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल यह रहा कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत आती है। बाहर जो हम प्रयत्न करते हैं किस कोटि के अंतर्गत आते हैं। तो लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और उसके प्रति उनका सद्भाव बचा रखने के लिए उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सब सही अपनाने में को बचपन में बाध्य बना रहता था। मतलब अंत में लेखक भी, चाहे उसे थोड़ा अलग लगता था, गलत लगता था, लेकिन वो जीजी का सम्मान करने के लिए, है ना, उसको वो बाध्य हो जाता था उन सभी को मानने के लिए। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या फिर दोनों ही। इस तरह से इस पाठ का पूरा हम सार समझेंगे अगली वीडियो में और देखेंगे। मैंने अभी आपके सामने प्रश्न उत्तर रखे हैं, बड़ी आसान भाषा में प्रश्न उत्तर है और 2 अंक के अनुसार ही इनका भार है। ठीक है, 2 अंक में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उतना ही रखा गया है यहाँ पर। अब अगली वीडियो देखने के लिए लगातार वीडियो पर बने रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।